आपका सन स्टार A to Z एकेडमी में। तो आइए आज से हम शुरुआत करते हैं एक नए शुरुआत के साथ भूगोल सब्जेक्ट के साथ। भूगोल के लिए हम आपके लिए लेकर लाए हैं 6 से लेकर 12 तक की NCERT। इससे आपकी न केवल एक समग्र समझ विकसित होगी बल्कि आप तथ्यों को आसानी से समझ सकेंगे। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं वो NCERT के ही तथ्यों को आधार बनाकर प्रश्न बनाए जाते हैं। और चूँकि हम जब क्लास 6 में 7th में या 8th में जब भी होते हैं तो हमारे पास उसको समझने के लिए इतना वक्त नहीं होता है, या यूँ कहें कि हमें बस एग्ज़ाम देना होता है, तथ्यों को रटना होता है और हम बस अगले कक्षा में जाने के लिए बस पढ़ते हैं, न कि समझ विकास करने के लिए। लेकिन वर्तमान समय की जो मांग है वो ये है कि हमको तथ्यों को याद रखने के साथ साथ उसकी समझ भी जरूरी हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपके लिए लाए हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक की NCERT। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की जो NCERT है। दोस्तों आपके सभी लोगों ने NCERT की जो बुक है और NCERT की जो ये बुक है क्लास 6 की आपके लिए लाए हैं। इसी को आधार बनाकर हमने स्टार्ट किया है और चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो हमारा जो क्लास 6 का जो NCERT है वो है पृथ्वी हमारा आवास, और ये जो क्लास 6 की NCERT है इसी से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। और इसमें कुल मिला के दोस्तों आपके 8 दोस्तों कुल मिलाकर इसमें 8 चैप्टर हैं। और हम लोग जो है जो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये है सौर मंडल में पृथ्वी। तो इसी बुक के साथ हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए आइए हम सीधे आपको बुक यानी सौर मंडल में पृथ्वी वाले आपको चैप्टर पे ले चलते हैं। तो भूगोल दोस्तों आज वर्तमान समय में भूगोल की जितनी आवश्यकता है लगभग किसी सब्जेक्ट की नहीं होगी, क्योंकि सूचना क्रांति के द्वारा हमने बहुत अधिक विकास कर लिया है। तो इसलिए हमको भूगोल जो पढ़ने का जो तरीका है वह भी बदल गया है। पहले हम जो केवल पृथ्वी को एक आवास के रूप में, मानव के आवास के रूप में देखते थे, लेकिन आज हम मानव की न केवल आवास के रूप में देखते हैं बल्कि इसको इस रूप में पृथ्वी की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, मानव का पर्यावरण के साथ अध्ययन करते हैं, मानव का जीव जंतुओं के साथ अध्ययन करते हैं, पर्यावरण का क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमारा क्या पर्यावरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। और इसमें इसकी शाखाएँ बहुत सारी हैं। तो सीधे हम आइए आपको ले चलते हैं भूगोल। तो दोस्तों आपको पता है भूगोल जो है हिंदी में भूगोल कहते हैं और इंग्लिश में आपको ज्योग्राफी कहते हैं, यानी कि भूगोल का मतलब होता है ज्योग्राफी। तो भूगोल आपको पता है दोस्तों, भूगोल जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। यानी भू का मतलब होता है जो हमारी पृथ्वी है और गोल का मतलब है जो उसके आकार से लिया गया है, यानी जो हमारा पृथ्वी गोल है उसको हम भूगोल कहते हैं। इस शब्द को सबसे पहले हमारे भारतीय जो विद्वान थे आर्यभट्ट जी ने, उन्होंने अपने एक पुस्तक लिखी सूर्य सिद्धांतिका। उस पुस्तक में उन्होंने नाम दिया कि भूगोल पृथ्वी का जो अध्ययन है उसके लिए हम भूगोल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हम अंग्रेजी शब्द है ज्योग्राफी, ये शब्द जो आया है ये ग्रीक वर्ड है दोस्तों, ये ग्रीक वर्ड है। अगर हम इसको 2 पार्ट में अगर हम तोड़ते हैं तो ये होगा GE और प्लस ग्राफिया। जी प्लस ग्राफिया का मतलब है, जी का मतलब होता है अर्थ दोस्तों, अर्थ मतलब पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है स्टडी, उसके बारे में वर्णन, यानी पृथ्वी के बारे में जो वर्णन है उसी को हम ज्योग्राफी कहते हैं। और इसके जो ज्योग्राफी के जो पिता हैं ये ग्रीक के ही रहे हैं, इरेटोस्थनीज कुछ लोग मानते हैं, इसमें भी मतभेद है। लेकिन जो सुव्यवस्थित भूगोल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो इरेटोस्थनीज से मिलती है, इसीलिए इनको हम भूगोल के पिता के नाम से भी जाना जाते हैं। भूगोल की बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं दोस्तों, बहुत सारे किताबों में भी आप देख सकते हैं, लेकिन हम इसको एक सिंपल रूप से अगर हम कह सकते हैं तो भूगोल क्या है, तो भूगोल आप इस तथ्य के बारे में बता सकते हैं कि भूगोल मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। यानी मानव के निवास के रूप में, यानी जहाँ पे हम रहते हैं उसी से संबंधित पृथ्वी का जो वर्णन करते हैं वही हमारा भूगोल है। और इसको मोटी मोटा आप देख सकते हैं कि अर्ली स्टार्क में इसके बारे में ये तथ्य कहा है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम भूगोल की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम ये पे आते हैं, भूगोल क्या है, भूगोल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया। अब आइए हम NCERT के क्लास 6 की ओर ले चलते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है वो ये कहता है कि सौर मंडल में पृथ्वी।
सौर मंडल में पृथ्वी, यानी कि अर्थ इन सोलर सिस्टम। तो अर्थ इन सोलर सिस्टम अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें दो शब्द आया है, सौर मंडल है और हमारा पृथ्वी है। तो सौर मंडल है और पृथ्वी है, तो दोस्तों सौर मंडल किसे कहते हैं और पृथ्वी किसे कहते हैं, पृथ्वी के बारे में सबको जानकारी होगी। सौर मंडल के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हम इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर हम इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से हम इसको प्रदर्शित करें तो सबसे पहले जो हमारा सबसे जो बड़ा है वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर जो है हमारी आकाशगंगा है और आकाशगंगा के अंदर जो है हमारा सौरमंडल है और सौरमंडल के अंदर हमारा पृथ्वी है। यानी कि दोस्तों ब्रह्मांड का मतलब होता है कॉस्मोस, यानी कि पूरे ब्रह्मांड के लिए जो शब्द यूज किया गया वो कॉस्मोस है। ये जो ब्रह्मांड है, तो आपको पता है दोस्तों ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा है, अर्थात आकाश गंगाओं से ही मिलके हमारा ब्रह्मांड बना है। तो इसमें क्या केवल एक आकाश गंगा है? नहीं जी नहीं, इसमें लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। अर्थात ये जो ब्रह्मांड है ऐसे ऐसे बहुत सारे लगभग 100 अरब आकाश गंगाओं से मिलकर हमारा बना हुआ है। तो दोस्तों आकाश गंगा किसको कहते हैं? तो आकाश गंगा जो है ये करोड़ों तारों, बादलों और गैसों का एक समूह है। यानी ये जितने सारे आकाश गंगाएं हैं वह छोटे छोटे बहुत सारे अरबों करोड़ों तारों बादलों का समूह, एक समूह मिलकर एक आकाश गंगाएं बनाएंगे। फिर तारे बादल गैस मिलके अलग आकाश गंगा बनाएंगे। इसी तरह जब बहुत सारे आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड की संरचना करते हैं, यानी कि आकाश गंगा और कुछ नहीं है बल्कि असंख्य तारों का विशाल पुंज है दोस्तों, यानी कि आकाश गंगा ये होता है। थोड़ा सा इसके बारे में और हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड, जब ब्रह्मांड को हमने जानने का प्रयास किया तो सबसे पहले इसमें था एक जियोसेंट्रिक अवधारणा आती है। जियोसेंट्रिक अवधारणा ये कहती है कि अभी जो हमारी वर्तमान विकास है, जब हम पढ़े हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमको सामान्य रूप से ये पता है कि पृथ्वी केंद्र में है और जो बाकी ग्रह हैं उसके चारों ओर जो है केंद्र में सूर्य है और बाकी जो ग्रह हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो पहले ये अवधारणा नहीं थी दोस्तों, पहले अवधारणा ये थी, इसको हम कहते हैं जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक का मतलब होता है कि पृथ्वी केंद्र में है। और इसको सबसे पहले बताया टालमी साहब ने 140 AD में। टालमी ने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी केंद्र में है और जितने सारे ग्रह उपग्रह जो भी हम देख रहे हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन समय बदला दोस्तों और इनकी ये जो अवधारणा है ये टूटी। कब? 1543 ईस्वी में। और एक अवधारणा आई हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक में इस अवधारणा को पलट दिया और ये कहा कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य जो है हमारा केंद्र है और उसके चारों तरफ जो है सभी जो उपग्रह ग्रह हैं चक्कर लगाते हैं, और इसको दिया कॉपरनिकस ने। फिर समय बदला, धीरे धीरे समय आया तो ये देखा गया कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों आखिर जो सभी ग्रह उपग्रह क्यों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्या कारण है? क्या कारण है कि कुछ बहुत दूर हैं, कुछ ग्रह चमक रहे हैं, कुछ नहीं चमक रहे हैं, कुछ तारे हैं उनके चारों ओर आखिर चक्कर क्यों लगा रहे हैं? तो इसकी पुष्टि के लिए एक आती है बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम आगे आने वाले कक्षाओं में डिस्कस करेंगे बृहद रूप में। लेकिन मोटी मोटा हम ये जानते हैं, जान लेने का प्रयास करते हैं कि माना ये गया कि ब्रह्मांड पहले कुछ नहीं बल्कि एक अग्निपिंड था। समय के साथ उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण बहुत सारे आकाशगंगाएं, बहुत सारे तारों का निर्माण हुआ और उन तारों जो सेंटर में जो तारा था उसके चारों ओर जो बिखरे हुए पिंड थे उसके चक्कर लगाने लगे और इस कारण से सौरमंडल और पृथ्वी का निर्माण होता है। तो इस बिग बैंग थियरी को जॉर्ज लेमेंटर ने 1960 से 70 ईस्वी के बीच में दिया था दोस्तों। तो आइए अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हम ब्रह्मांड तो समझ गए, यानी ब्रह्मांड जो है बहुत सारे आकाश गंगाओं से मिलके बना हुआ है। और आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा कुछ है नहीं बल्कि करोड़ों तारों और बादलों और गैसों का एक समूह है। यानी समूह जो मिलके, करोड़ों तारे हैं, गैसें हैं और बादल मिलके एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। और इसी तरह बहुत सारे आकाश गंगाएं मिलके हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम है मंदाकिनी। यानी हम जो है सौरमंडल जो है जिस आकाश गंगा में होगा उसका भी तो एक आकाश गंगा होगा, यानी उस आकाश गंगा का नाम है हमारा मंदाकिनी। और मंदाकिनी में बहुत सारे सौरमंडल हैं। जब मंदाकिनी में बहुत सारे सौरमंडल हैं तो किसी एक जगह से बाकी हिस्से को तो देखा जा सकता है।
तो किसी एक जगह से, यानी हमारी जो सौरमंडल है उस जगह से यदि हम अपनी मंदाकिनी को देखें तो जो दृश्य भाग जो दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं मिल्की वे। और यानी कि जो हमारा जो आकाशगंगा है वो मंदाकिनी है, और जो जो मंदाकिनी में जो हिस्सा हमको दिखाई देता है उसको हम कहते हैं मिल्की वे। मिल्की ये नाम इसलिए रखा दिया गया दोस्तों, यानी दुग्ध मेखला भी इसको कहते हैं, क्योंकि दूर से देखने पे क्या होता है, ये एक नदी की भांति प्रवाहित होती है। नदी की भांति प्रवाहित होने के कारण ही इसका नाम आकाशगंगा रखा गया, या मिल्की वे कह सकते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि जब हमने समझ लिया कि आकाशगंगा जो है कुछ नहीं तारों का समूह है, तो यानी अब हम जानते हैं तारा क्या है। तारा को जानने का प्रयास करते हैं। तो तारा कुछ नहीं है। सबसे पहले ये हम जानते हैं कि तारे बने कैसे और तारा कैसे विनाश होता है, यानी उनका निर्माण कैसे होता है और नष्ट कैसे हो जाते हैं। तो हम समझ जाएंगे कि तारा होता क्या है। तारा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको पता है ब्रह्मांड में गैस ही गैस है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस है। जब पृथ्वी का ब्रह्मांड का जो एक अग्निपिंड था, जब वो घूर्णन कर रहा था, जब विस्फोट हुआ तो बहुत तेजी से घूर्णन होने लगा। तो जब घूर्णन होने लगा यानी जो गैस थे वो घूर्णन होने लगे। जब आपको पता है दोस्तों, जब कोई चीज़ घूमती है तो जो भारी जो पदार्थ होते हैं वो बीच में आ जाते हैं और जो हल्के पदार्थ होते हैं वो दूर चले जाते हैं। तो इसी तरह गैसों का घूर्णन हुआ और घूर्णन के कारण जो है संलयन हुआ है, यानी कि क्या कौन सा इसको हम कहेंगे नाभिकीय संलयन, क्योंकि नाभिक यानी बीच में संलयन हो रहा है तो नाभिकीय संलयन हुआ। और हाइड्रोजन का, और आपको पता है हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन जब होता है तो हीलियम बनता है। अब यही हीलियम का जो रूप है ये तारा बनता है। तारा बनता है दोस्तों। तो जब तारा बनता है तो तारा, इसमें जो ऊर्जा का स्रोत रहा वह है हीलियम। और हीलियम पता है आपको दोस्तों, सूर्य के भी हमारे जो ऊर्जा का स्रोत है वह हीलियम है, अर्थात उसमें ऊर्जा होती है। ऊर्जा होती है दोस्तों, यानी कि उसमें उष्मा होगी, उष्मा होगी तो उसमें चमक होगी, तो यानी कि क्या होगा, ये हो गया तारा। ये तारे का निर्माण हो गया दोस्तों। लेकिन क्या तारा वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, चमकता ही रहेगा? नहीं दोस्तों, तारा जो है उसमें से धीरे धीरे जो हाइड्रोजन है वो समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे हाइड्रोजन जब समाप्त हो जाता है तो लेकिन जो बीच में हीलियम जो है रहता है और किनारे किनारे पे जो हाइड्रोजन है वो भी समाप्त हो जाता है। तो जब समाप्त हो जाता है तो उसको हम कहते हैं रक्त दानव तारा, यानी रेड जाइंट तारा कहते हैं इसको दोस्तों। इसका नाम रखा गया रेड जाइंट। इसमें क्या होता है, अब इस स्थिति के बाद जो उसमें हीलियम होता है दोस्तों, जो उसमें हीलियम होता है वह क्या होता है, कार्बन में बदलता है। कार्बन के बाद बहुत सारे भारी धातुएं, भारी पदार्थ में लोहा, इस तरह से जो पदार्थ होती हैं एल्युमिनियम, इस तरह पदार्थों में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों भारी पदार्थ में बनने के बाद जो है उसमें एक विस्फोट होता है जिसको हम कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट में क्या होता है दोस्तों, अब इसमें दो कंडीशन आती है। दो कंडीशन कैसे आती है दोस्तों, कि जब ये रक्त दानव तारा जब बनता है, रक्त दानव तारा बनता है तो उसका एक द्रव्यमान होता है, एक नया क्या होता है, द्रव्यमान। वो उस द्रव्यमान को हम डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, एक होता है 1.4 मास ऑफ सन, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। और ये जो सीमा है इसको हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। इस सीमा से यदि कम होता है किसी भी रक्तदानों के बाद जब हाइड्रोजन समाप्त होता है, यदि उस तारे का जो द्रव्यमान है इससे कम होता है तो वह होता है श्वेत वामन, यानी कन्वर्ट हो जाता है श्वेत वामन तारे में, जिसको हम कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। यानी कि तारा जब उसमें से हाइड्रोजन समाप्त होता रहता है तो हाइड्रोजन जब समाप्त होगा तो उसमें से आपका द्रव्यमान भी कम होगा। द्रव्यमान कम होते 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 एक ऐसी स्थिति में आएगा कि यदि इसका जब द्रव्यमान है 1.4 सन के द्रव्यमान के से यदि कम हो जाता है तब वह श्वेत वामन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अभी भी इसमें कुछ न कुछ ऊर्जा बची रहती है। इसीलिए दोस्तों इसको हम जीवाश्म तारा फॉसिल स्टार कहते हैं। इसके बाद और ठंडा होता है और ये बन जाता है काला वामन, यानी कि अब इसमें कोई ऊर्जा नहीं रहती है। लेकिन दोस्तों यदि तारा रक्तदानों में कन्वर्ट होता है, यदि उसका द्रव्यमान 1.4 ms से ज्यादा रहता है तब वह कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन तारा।
अर्थात इसमें इसकी अपेक्षा ऊर्जा ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है तो बहुत तेज़ी से ये घूमता है। बहुत तेज़ी से जब घूमता है तो आपको पता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा ही होगा दोस्तों, कि किसी भी पदार्थ में बीच में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जब इसमें से क्या होता है दोस्तों, जो किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन हैं वह भाग जाते हैं अपनी कक्षाएं छोड़ के, तो उसके बाद उसमें न्यूट्रॉन बचता है, इसलिए उसको हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं या हम पल्सर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों कहानी यही नहीं खत्म होती है, कहानी और क्या होती है, ये और सिकुड़ता चला जाता है, घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है। और आपको पता है कोई भी चीज़ घूमती है तो उसका जितना द्रव्यमान होगा वो केंद्र में ही जाना चाहेगा, बिल्कुल केंद्र में जाना चाहे। घूमता रहता है सिकुड़ता रहता है, घूमते घूमते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि केंद्र में उस पदार्थ का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में संग्रहित हो जाता है। और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र कहते हैं। और इसको सबसे पहले किसने दिया था, जॉन व्हीलर ने। इस स्थिति में इसका घनत्व होता है असीमित होता है, जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते दोस्तों कि उसका घनत्व कितना होता है। इतना हम मान लें कि असीमित घनत्व होता है। और इसी तरह जब 2 या 2 से अधिक ब्लैक होल एक पास आते हैं तो उसको हम राग ब्लैक होल कहते हैं दोस्तों, राग ब्लैक होल। तो दोस्तों ये रहा तारे का निर्माण और तारे का विनाश कैसे होता है दोस्तों। यानी कि पहले गैस रहा, गैस घूमा, उसका संकेंद्रण हुआ और उस संकेंद्रण में गैस में हाइड्रोजन होता है, वह बना हीलियम में। हीलियम बनते ही उसके पास ऊर्जा आ गई, ऊष्मा आ गई, वह बन गया तारा। तारा उसके बाद क्या हुआ, तारा वह उसी रूप में नहीं रहेगा, उसमें से धीरे धीरे हाइड्रोजन समाप्त होगा। जैसे ही हाइड्रोजन धीरे धीरे समाप्त होगा वह बन जाएगा रेड जाइंट यानी रक्त दानव तारा में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी स्थिति वह नहीं रहेगी दोस्तों, धीरे धीरे उसमें से भी जो हीलियम है वह कार्बन में बदलेगा, अन्य पदार्थ भारी पदार्थों में बदल जाएगा और धीरे धीरे बदलते हुए उसमें एक विस्फोट होता है दोस्तों। उस विस्फोट को कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। विस्फोट के बाद जो है उस तारे का द्रव्यमान से डिसाइड होता है वह किस में बदलेगा। तो यदि जो द्रव्यमान है 1.4 में से कम है, जिसको चंद्रशेखर की सीमा कहते हैं, चूंकि इसको भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने बताया था इसलिए उसको हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो यदि कम है तो व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, श्वेत वामन तारा कहते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ ऊर्जा रहती है इसलिए इसको हमको जीवाश्म तारा कहते हैं। इसके बाद और ये ठंडा होता है, इसके बाद इसको हम काला वामन कहते हैं। और जब इसका द्रव्यमान 1.4 में से ज़्यादा होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन इसके छोड़ के भाग जाते हैं, इसका साथ छोड़ देते हैं, इसलिए इसको हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। और ये बहुत तेजी से घूमता है, इसको पल्सर भी कहते हैं। कहानी यही नहीं रुकती दोस्तों, आगे बढ़ती है। ये घूमता रहता है और सिकुड़ता जाता है और सिकुड़ता जाता है, जितना संभव है सिकुड़ता जाता है। और इस तरह से ये ब्लैक होल का निर्माण करता है, जिसका जो द्रव्यमान संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में संग्रहित हो जाता है, यानी कि उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। यानी यदि हम प्रकाश को भी उसमें से ले जाएं तो वह पार नहीं कर सकेगा, अर्थात इसकी असीमित घनत्व होता है। इसको सबसे पहले जॉन व्हीलर ने बताया था। और जब 2 या 2 से अधिक ब्लैक होल एक पास मिलके एक बन जाते हैं तो उसको हम राग ब्लैक होल कहते हैं दोस्तों। तो ये रहा तारे के निर्माण के बारे में। और आइए उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड हम किसे कहते हैं, यानी कि खगोलीय पिंड क्या है, तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं। सूर्य को मिला लें, चंद्रमा को मिला लें और वे सभी वस्तुएं जो आसमान में हमको दिखाई दे रही हैं, अर्थात हम यदि पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी को भी ले लें, सूर्य को भी ले लें और रात में जितनी सारी वस्तुएं अभी हमको दिखाई दे रहे हैं तो वो कह देंगे कि ये खगोलीय पिंड है। तारा तो हम बता चुके हैं। तो तारा जब हम बताएं तो आपको हम यहाँ लाएं दोस्तों, यहाँ लाएं। और यहाँ लाने पे हमने बताया कि कब बना है तारा, जब इसमें हीलियम का निर्माण हो चुका है। और आपको पता है कि ऊर्जा का जो स्रोत है वह हीलियम है, यानी उसमें ऊर्जा भी आ गई, ऊर्जा आने से उसमें ऊष्मा आ गई और खुद ही एक चमक हो गई। तो सीधा सीधा परिभाषा वही है कि जिसमें स्वयं का ऊष्मा हो और स्वयं का प्रकाश हो उसको हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। जैसे सूर्य हमारा तारा है, क्योंकि सूर्य रात में भी चमकता है, दिन में भी चमकता है और उसकी एक ऊष्मा होती है, क्योंकि जब आप उसके पास जाएंगे तो जल जाएंगे। उसके पास क्या पृथ्वी पे भी वस्तुओं को जला देता है। तो तारे के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृति तारा है। तो हम कहते हैं नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। तो तारे, बहुत सारे तारे आप देखे होंगे कि विभिन्न आकृतियों का निर्माण करते हैं। ध्यान से आप देखेंगे तो बहुत सारी आकृतियां आपको दिखाई देंगे। जब आप रात में जाइए और अंधेरी रात हो, काली रात हो, उसमें सभी तारे दिखाई दे रहे हों
तो आप आसमान में देखिए तारों का एक समूह होता है, वो समूह जो है कोई ना कोई एक आकृति का निर्माण करते हैं। उसमें एक जो फेमस आकृति है उसको कहते हैं सप्तऋषि, यानी अर्सा मेजर और बिग बियर इसको हम कहते हैं। ये हमारा नक्षत्र मंडल है, 7 तारों का समूह है, इसको हम कहते हैं नक्षत्र मंडल और सप्तऋषि। नक्षत्र मंडल से, इसी सप्तऋषि से उत्तर की ओर जो है हमको एक तारा दिखाई देता है जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा इसलिए फेमस है क्योंकि हमेशा ये उत्तर की दिशा बताता है, और पहले जो भी समुद्री यात्राएं करते थे या कहीं भी जाते थे तो दिशा सूचक के रूप में ध्रुव तारा का प्रयोग करते थे दोस्तों। इसी के साथ आइए पढ़ते हैं ग्रह क्या है। ग्रह स्वयं का प्रकाश हो और उसमें नहीं होता है, यानी कि ठीक उल्टा, तारे का ठीक उल्टा है। क्या होता है, उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता और स्वयं का उष्मा नहीं होता, उसको हम कहते हैं प्लेनेट। प्लेनेट शब्द जो है प्लेनेटाई ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है और इसका मतलब होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने ग्रह होंगे वो किसी न किसी तारे के चारों ओर क्या करेंगे, घूमेंगे, चाहे ग्रह हुआ चाहे उपग्रह हुआ। उपग्रह क्या है, ग्रह के साथ सहचर एवं ग्रह के चारों ओर चक्कर। ग्रह के साथ सहचर का मतलब ये हुआ कि ग्रह जैसे जैसे ग्रह चलेगा वैसे वैसे उपग्रह भी चलेगा, लेकिन वह उपग्रह उस ग्रह के चारों ओर भी चलेगा, यानी 2 तरीके से वो गति करेगा। यानी अगर हम पृथ्वी को मान लेते हैं, उसका एक उपग्रह चंद्रमा है, तो यदि हम सूर्य हैं तो सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर यदि पृथ्वी जो है चक्कर लगा रही है तो चंद्रमा इसके साथ भी क्या करेगा, सूर्य का चक्कर लगाएगा, लेकिन साथ ही साथ यह चंद्रमा जो है पृथ्वी का भी चक्कर लगाएगा। ये हो गया उपग्रह। जैसे हमारे पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है, इसके साथ ही बहुत सारे ग्रह के उपग्रह होते हैं दोस्तों। सौर मंडल क्या है, सौर मंडल है जो सूर्य है और 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड में जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड ले सकते हैं, यानी इन सब से मिलके हमारा सौर मंडल बना हुआ है। यहाँ पे जैसे दोस्तों हमने ब्रह्मांड जाना क्या है, आकाशगंगा जाना, सौर मंडल क्या है, क्योंकि आकाशगंगा में बहुत सारे इसी तरह ग्रहों और तारों का समूह होगा, तो बहुत सारे का समूह होगा, इसी तरह बहुत सारे उन समूहों से मिलकर हमारा आकाशगंगा बना है। लेकिन हम जिसको जान पाए हैं, जिसको समझ पाए हैं, जिसमें हम रहते हैं, उसको हम सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो मुखिया है वह सूर्य है, इसलिए इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, यानी सौर परिवार कहते हैं। उसका मुखिया सूर्य है और उसके बाकी जो है उसके मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, इसीलिए हम उसको सौर मंडल कहते हैं। इसमें 8 ग्रह हैं और इन सभी 8 ग्रहों के कुछ न कुछ उपग्रह हैं और उपग्रह के साथ साथ कुछ अन्य भी खगोलीय पिंड हैं। खगोलीय पिंड से तात्पर्य हमारे ये है कि क्षुद्र ग्रह भी हैं और उल्का पिंड भी हैं। जो हमारे ग्रहों को अगर हम देखते हैं, 8 जो ग्रह हैं, तो सबसे केंद्र में हमारा सूर्य है, सूर्य है। उसके बाद जो दोस्तों ये हमारा केंद्र में है, सूर्य जो हमारा है केंद्र में है दोस्तों, केंद्र में है। और इसके बाद जो है हमारा बुध है, बुध के बाद हमारा शुक्र है, शुक्र के बाद हमारा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद हमारा मंगल, फिर उसके बाद है बृहस्पति, फिर उसके बाद है शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून आप कह सकते हैं। अगस्त 2006 से पहले प्लूटो यानी यम जो था वो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अगस्त 2006 में सम्मेलन हुआ और पाया ये गया कि जो ग्रह जो होते हैं वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में हमेशा उसी पथ पर हमेशा घूमते रहते हैं। लेकिन यम के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। यम को देखा गया तो कभी कहीं भाग जा रहा था, कभी कहीं भाग जा रहा था, उसका जो पथ था वो निश्चित नहीं था। जब निश्चित नहीं था तो उसको कहा गया जाओ, उनको निकाल दिया गया। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम से हम निकालने का मतलब ये नहीं कि हम उसको उठा के कहीं फेंक दिए, नहीं, हमने उसको मानना ही बंद कर दिया कि वो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। तो यानी कि अब जो हमारे पास है केवल 8 ग्रह हैं, एक सूर्य है और बाकी ग्रहों के उपग्रह हैं और खगोलीय पिंड हैं। तो बुध से लेकर के मंगल तक जो है इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, यानी 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक का तात्पर्य है कि ये जो पूरा सोलर सिस्टम है इसमें से अंदर वाले ग्रह 4 हैं और बाहर वाले ग्रह 4 हैं, यानी बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण जो है इनको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। इनका क्रम भी यही है दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, आप इनको याद कर सकते हैं। इनका क्रम क्या है, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, बाह्य ग्रह किसे कहते हैं। ये जो सभी ग्रह हैं
ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य का यानी परिक्रमण करते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं ये सभी जो ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी भी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन इसमें से दो ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और वरुण, यानी इधर से दूसरा और इधर से भी दूसरा, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। दोस्तों ये रहा आपका सौरमंडल और उसमें उपस्थित ग्रह। इसमें से क्रम आप देख लीजिएगा कि सबसे पास में बुध है, तो जाहिर सी बात है अगर बुध है तो बुध बहुत गर्म होगा। इसके साथ शुक्र है, शुक्र भी बहुत गर्म होगा। और पृथ्वी है, फिर मंगल है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को, क्योंकि पृथ्वी के पास है, ठीक है। और यहाँ मंगल है, आपको पता है दोस्तों हम मंगल पे बहुत सारे लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जा रही हैं, मंगलयान होगा, बहुत सारे नासा के वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक मंगल पे हम जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम जीवन की संभावनाओं को तलाश करना चाहते हैं। उसके बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। तो प्लूटो को पहले बौना ग्रह भी कहा जाता था। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो सौरमंडल में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि सौरमंडल में सूर्य जो होता है सबसे केंद्र में होता है, और उस केंद्र से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, उसके बाद जो है शनि और अरुण और वरुण होते हैं। इस तरह से ये क्रम है इनका दोस्तों। तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। सूर्य चूँकि हमारे सोलर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण तारा है, और सारे सौरमंडल में सारे जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो हमारा सूर्य ही है। तो सूर्य जो है, सूर्य के बारे में थोड़ी सी इकट्ठा जानकारी हम कर लेते हैं। तो सूर्य आपको पता है दोस्तों, सूर्य में क्या है कि सूर्य में जो हाइड्रोजन है, यानी कि जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का जो संलयन होता है और वह बनता है हीलियम, और हीलियम ही जो है उसके ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत है, यानी कि ऊर्जा का उसके स्रोत है जो है वह हीलियम है। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि ऊर्जा का जो स्रोत क्या है, तो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो उसमें कन्वर्ट होता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा हीलियम में कन्वर्ट होता है, और यह प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है, जिससे उस सूर्य से लगातार प्रकाश और ऊष्मा हमें और अन्य ग्रहों को प्राप्त होती रहती है। तो सूर्य जो है, अगर हम बात करें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की, तो ये 14.7 करोड़, ये है 7 करोड़ प्रकाश वर्ष। चूंकि लंबी दूरियों को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, ये क्या है 14.7 करोड़ प्रकाश वर्ष, ये हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। मोटा मोटा इसको आप जो है आप कह सकते हैं कि ये जो है 15 करोड़ प्रकाश वर्ष के बराबर होता है दोस्तों। चूंकि सूर्य जो है समस्त ऊर्जा का स्रोत है, पृथ्वी के भी यही ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। तो वो जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो आती है पृथ्वी पे, यानी कि किस वेग से आती है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो होता है इतने स्पीड से जो सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी पे पहुंचती है, यानी कि ये इसका वेग होता है। इसी के साथ दोस्तों, और इसका जो दूरी हमको पता चल गया और ये जो है प्रकाश का वेग पता चल गया, तो ये हम ये भी देख सकते हैं कि ये कितने टाइम में ये आ जाता है। तो सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का जो टाइम है, लगभग मोटी मोटा हम कह सकते हैं 8 मिनट में जो है, यानी जो पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश है वह पहुंच जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं अभी जो हम प्रकाश जो हमारे पास आ रहा है, ये 8 मिनट पहले सूर्य पे वो प्रकाश रहा होगा, वो प्रकाश हमको यहाँ पे 8 मिनट बाद ये प्राप्त होता है। जो सूर्य है, सूर्य की आंतरिक भी संरचना होती है, बाह्य भी संरचना होती है। जो हमको दिखाई देता है उसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर, जो हमको दिखाई देता है उसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर। और इसी का एक भाग होता है कोरोना, जो हमको दिखाई देता है, यानी कि ये ऐसा भाग है, यानी सबसे जो बाहरी वाला जो भाग है जो हमको दिखाई दे रहा है वो फोटोस्फीयर है। उसके बाद ये जो होता है कोरोना होता है। कोरोना का मतलब ये बीमारी वाला नहीं, कोरोना का मतलब उसका जो सेंटर वाला पार्ट है, इसको हम क्या कह रहे हैं, कोरोना कह रहे हैं। इसका सरफेस का ताप अलग होता है और केंद्र का ताप अलग होता है। तो जाहिर सी बात है ऊर्जा जहाँ अधिक संकेंद्रित होगी, यानी ऊर्जा जहाँ अधिक होगी तो बीच में ताप अधिक होगा और किनारे पे ताप कम होता है दोस्तों। उसकी भी चर्चा हम आगे कर लेंगे। सबसे जरूरी दोस्तों, जब हमको पता है कि सूर्य जो है, सूर्य में हाइड्रोजन सूर्य में
ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन ही कन्वर्ट होता रहता है हीलियम में और हीलियम ही उसके ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि तो इस तरह से देखें ये प्रोसेस चलता रहता है, ये बहुत ही तेजी से प्रोसेस चलता रहता है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि सूर्य के से निकलने वाली लपटें, जैसे आग हम जलाते हैं तो लपट निकलता है, ठीक उसी तरह से सूर्य से भी क्या होती हैं, लपटें निकलती रहती हैं, जिसको हम सोलर फ्लेयर या सौर ज्वाला कहते हैं दोस्तों। और ये जो है वायुमंडल में प्रकाश उत्पन्न करती हैं। वायुमंडल में क्या उत्पन्न करती हैं, प्रकाश। तो कैसे उत्पन्न करती हैं, तो आपको पता है कि जब ये पृथ्वी के पास आती हैं तो पृथ्वी पे आने पे पृथ्वी का एक अपना क्या होता है, चुंबकत्व, जिसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। पृथ्वी पे चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र से टकराकर घर्षण होता है और घर्षण के द्वारा जो है एक अरोरा रंगीन प्रकाश निकलता है, जिसको हम अरोरा कहते हैं। जब ये उत्तरी ध्रुव पे होता है तो अरोरा बोरियालिस, और जब ये दक्षिणी ध्रुव पे होता है तो हम अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। चूंकि नीचे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया, इसलिए इसको अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी जो सौर लपटें निकलती हैं वहाँ से लपटें निकल के हट जाती हैं, अर्थात जब वहाँ से हट जाती हैं तो उसको हम सन स्पॉट कहते हैं, सोलर सौर कलंक कहते हैं, सन स्पॉट कहते हैं। जब वो हट जाती हैं तो उस स्थान से सूर्य के केंद्र से बहुत सारी प्रबल चुंबकीय तरंगें निकलती रहती हैं। तो जो हमारे पृथ्वी की जो चुंबकीय तरंगें हैं जब यहाँ पे आती हैं तो इसको प्रभावित करती हैं, जिससे कारण हमारे जो टेलीविज़न है, रेडियो हैं, जो भी संचार के माध्यम है वह डिस्टर्ब हो जाते हैं। और क्या कहा जाता है कि इसको हम कहते हैं सन स्पॉट साइकिल कहते हैं। यानी इसके कारण जो है हमारी जो है पृथ्वी की संचार माध्यम भंग हो जाती है। तो आप ये देख रहे हैं कि सूर्य के प्रत्येक घटनाओं के माध्यम से हमारी पृथ्वी भी प्रभावित है और अन्य ग्रह भी प्रभावित हैं। सोचिए अगर ये सन स्पॉट बढ़ता ही जाए और हर समय इस तरह की सन स्पॉट देखने को मिले तो हमारी पृथ्वी का जो संचार माध्यम है पूर्ण रूप से भंग हो जाएगा। तो हमें इसका भी जानना भी जरूरी होता है दोस्तों। तो ये प्रत्येक 11 साल में होता है और इस तरह की घटना हमेशा नहीं होती है, 11 साल में होती है। जब भी होती है तो पहले ही वैज्ञानिकों के द्वारा चेतावनी जारी कर दी जाती है और इस तरह से पहले ही हम अलर्ट हो जाते हैं उस घटनाओं का सामना करने के लिए। तो हम अपने मुख्य ग्रह के बारे में यानी मुख्य तारे के बारे में सौरमंडल के हमने जान लिया है। और आइए अब जानते हैं जो हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, उसके भी बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है यानी अर्थ है, अगर हम सूर्य से दूरी में कहें तो ये तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे कैसे हो जाएगी दोस्तों, चूंकि पहले नंबर पे बुध, उसके बाद शुक्र और तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आ जाती है। अगर आकार की बात करें तो आकार में ये जो होता है 5वें नंबर पे है। तो 2 फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि दूरी में तीसरे नंबर पे है और आकार में जो है हमारा ये 5वें नंबर पे होता है। पृथ्वी की अगर हम आकार की बात करें तो पहले यह कंसेप्ट था कि पृथ्वी हमारी बिल्कुल गोल है, लेकिन विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा समय के साथ परिवर्तन हुआ और अध्ययन किया गया। और जब अध्ययन किया गया तो पता ये चला कि जो हमारे पृथ्वी की जो आकृति है भू-आभ है। भू-आभ का मतलब ये होगा जियोइड, जिसको हम कह सकते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी की आकृति कैसी है तो पृथ्वी की आकृति में ये बताना है कि हमारी पृथ्वी की जो आकृति है वह भू-आभ के आकार की है। भू-आभ के आकार का मतलब हुआ दोस्तों कि ये जो है ध्रुवों पर चपटी है और जो है भूमध्य रेखा पे थोड़ी सी फैली हुई है। और ये जो है ध्रुवों पे आप चपटी आप देख सकते हैं और जो है भूमध्य रेखा पे थोड़ी सी चौड़ी हुई है। और ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे अगर हम इसका झुकाव हम देखें तो झुकाव ये अपने अक्ष से, अक्ष कोई ऐसा नहीं है कि कोई डंडा लेकर अक्ष डाल दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये काल्पनिक चीज़ें हैं। जो भी हम चीज़ें यहाँ मानते हैं वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, सुगमता के लिए, चीज़ों को जानने के लिए हम ये काल्पनिक चीज़ें मानते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो पृथ्वी अपने अक्ष है वो अक्ष से 23.5 डिग्री अंश जो है वह झुकी हुई है। और जो है ये जो झुकी हुई है, और हमको ये भी पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तभी तो वह ग्रह है, क्योंकि ग्रह की विशेषता ही है कि वह क्या करेगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा और सूर्य से ही ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त करता है। तो जो चक्कर लगाता है, ठीक है, उसको हम परिक्रमण कहते हैं। और ये परिक्रमण जो होता है वह 1 साल 365 दिन या 366 दिन में पूरा करता है। उसके बाद है दोस्तों कि कभी 365 दिन में पूरा करता है, कभी 366 दिन में। तो कब ऐसा होता है, तो चूंकि हमको ये पता है कि ये जो होता है अपने अक्ष पर, यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाती ही लगाती है, साथ साथ वो अपने अक्ष पे भी रोटेट करती है।
अपने अक्ष पे जो रोटेट होता है उसका पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन होता है, घूर्णन होता है, उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। वो जो होता है वह 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा होता है। अर्थात आप बार बार ये देखेंगे कि ये 24 घंटे न होकर के 56 मिनट यानी 4 मिनट कम है। ये 4 मिनट जुड़ता जाता है और 4 साल तक जुड़ता रहता है, और 4 साल तक ये 4 मिनट जब जुड़ता रहता है तो 24 घंटे के बराबर हो जाता है, यानी एक दिन और बढ़ जाता है, उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। तो उस बार जो है फरवरी में वो दिन जोड़ दिया जाता है और वो 366 दिन की फरवरी हो जाती है, उसको हम लीप वर्ष कहते हैं। तो यानी कि प्रत्येक 4 साल के बाद जो हमारा जो पृथ्वी का जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर है वो 366 दिन में पूरा करता है, और अन्य समय में वो 365 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह होने का कारण ये है कि आप देख रहे हैं कि पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, जल है, यानी 71% हमारे पास जल है, और स्थल की जो मात्रा है वो हमारे पास 29% है। जल के भी बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कितना परसेंट हम जल पी सकते हैं, कितना परसेंट जल है अन्य अन्य जगहों पे अन्य माध्यमों में उपलब्ध है। उसके बाद जो है दोस्तों पृथ्वी के बारे में ये मोटी मोटी जानकारी हो गई। इसके बारे में पृथ्वी के बारे में ही हम सारा अध्ययन करेंगे, तो मोटी मोटी जानकारी हम भी छोड़ते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा पे आते हैं। दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि पृथ्वी पे बहुत सारे सौरमंडल में तो हमारे 8 ग्रह हैं, लेकिन हम पृथ्वी चंद्रमा तो 4 ग्रह के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो चूंकि दोस्तों 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह जो है हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसे तो इम्पॉर्टेंट हैं, बट अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे लिए पृथ्वी चंद्रमा ये जो ग्रह हैं और उपग्रह ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इनका हमारे जीवन और हमारे भौतिक क्रियाओं और सभी पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा मून है, और ये जो चंद्रमा है ये हमारे पृथ्वी का उपग्रह है। आपको हम बताएं दोस्तों कि सभी जो 8 ग्रह हैं इन सब का किसी का ज़्यादा, किसी के अधिक उपग्रह हैं, किसी के कम उपग्रह हैं, किसी के नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी जो पृथ्वी है इसकी मात्र एक और एक ये चंद्रमा जो है उपग्रह है। तो उपग्रह की क्या प्रवृत्ति होती है, उपग्रह का नेचर ये है कि उपग्रह जो है अपने पृथ्वी यानी जो भी उसका ग्रह होगा उसके चारों ओर क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। तो अब ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि चक्कर लगाता है। जैसे हम ये बताए हैं कि जितने ग्रह होते हैं एक वृत्ताकार मार्ग में या परवलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। परवलयाकार मार्ग का मतलब ये होगा कि दोस्तों कि उसका जो मार्ग होगा कुछ इस तरह से होगा, यानी कि कभी दूरी पृथ्वी से अधिक हो जाएगी और कभी दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब दूरी अधिक हो जाती है और जब दूरी कम होती है, यानी ये समय के हिसाब से चलता रहता है। तो एक समय ऐसा होता है कि जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। तो जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है इसको हम कहते हैं सुपर मून। इस स्थिति में चंद्रमा नॉर्मल स्थिति से 14% बड़ा दिखता है और जो है 30% अधिक चमकीला दिखता है अपने नॉर्मल स्थिति से, तो उसको हम कहते हैं सुपर मून। उसके बाद होता है एक ब्लू मून का मतलब कलर से बिल्कुल नहीं है दोस्तों, इसका ब्लू मून का मतलब बस एक ही है। इसका सीधा जब एक कैलेंडर माह का मतलब हुआ कि किसी भी एक महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए, यानी एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए। पूर्णिमा का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो पूर्णिमा का ये मतलब हुआ कि ऐसी रातें जिसमें चंद्रमा अपना पूर्ण रूप से दिखाई देता हो, तो उसको हम कहते हैं पूर्णिमा। और जब एक ही कैलेंडर में 2 पूर्णिमा आ जाती हैं, जो दूसरी वाली पूर्णिमा को हम कहते हैं ब्लू मून कह देते हैं दोस्तों। क्या कह देते हैं, ब्लू मून। इसी तरह से एक ब्लड मून भी होता है। ब्लड मून क्या होता है, जब लगातार चंद्र ग्रहण लगता है दोस्तों। चंद्र ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण की स्थिति ये है, ये रहा चंद्रमा, ये रहा पृथ्वी, ये रहा सूर्य। जब ये जो है चंद्रमा जो है, मून जो है, ये अर्थ है, ये सन है, जब इसके ऊपर प्रकाश नहीं पड़ पाता है, ठीक है, तो इस स्थिति में चंद्र ग्रहण लग जाता है, यानी चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग गया। तो इस स्थिति में जब चंद्र ग्रहण लगता है तो हम इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि हमेशा पूर्ण रूप से ही चंद्रमा को पृथ्वी ढक दे, कभी कभी आंशिक होता है। तो जब लगातार पूर्ण चंद्र ग्रहण हो, यानी लगातार हमेशा पूरा वह चंद्रमा को ढक दे, यानी पूरा प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाए, उस स्थिति में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। और जब ये लगातार 4 बार हो जाता है तब इसको हम कहते हैं ब्लड मून, यानी कि क्या कहते हैं, इसको ब्लड मून कहते हैं दोस्तों। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लिए। अमावस्या क्या होती है, पूर्णिमा हमने बताया कि जब चंद्रमा पूर्ण रूप से चमकने लगता है, जिस रात्रि को चमकता है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं।
लेकिन ये चमक जो है धीरे धीरे घटता है, फिर घटने की निश्चित बात, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये 15 दिन घटता रहता है, 15 दिन बढ़ता रहता है। तो जब ये पूर्णिमा जब आ जाती है तो पूर्णिमा से धीरे 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 वो घटना चालू होता है। जब धीरे धीरे घटना चालू होता है तो 15 दिन बाद ऐसी स्थिति आती है घटते घटते बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, यानी कि नहीं दिखाई देता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? अमावस्या, यानी काली रात, यानी बिल्कुल अंधेरा होता है दोस्तों। उस रात में आप आसमान में बहुत सारे मैक्सिमम तारों को, मैक्सिमम चीज़ों को आप आसमान में रात में देख सकते हैं। उसको हम अमावस्या कहते हैं, यानी हमेशा ये पूर्णिमा से 15 दिन बाद ही होता है। उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अपने सौरमंडल के दो अन्य टर्म जो है क्षुद्र ग्रह है और उल्कापिंड है। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह क्या है? कुछ नहीं है दोस्तों। क्षुद्र ग्रह यानी जो सूर्य है और ग्रह है उनके बीच में बहुत सारे जैसे ग्रह उपग्रह हैं, उनको छोड़ के और भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मुख्य रूप से हमारे जो सौरमंडल है इसमें मंगल और बृहस्पति के बीच में ही पाए जाते हैं, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये कुछ नहीं है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ही हैं जो ग्रह के ही भाग हैं, लेकिन इनके बीच में ये चक्कर करते रहते हैं। नेक्स्ट होता है उल्कापिंड। उल्कापिंड का क्या काम है? उल्कापिंड भी क्या है? छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं। अब आप सोचेंगे कि सौरमंडल में ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े कहाँ से आ गए? सौरमंडल में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े कहाँ से आए हैं? तो हमने जब आपको बताया कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जब एक पूर्ण ब्रह्मांड था वो क्या हुआ? विस्फोट हुआ, उसमें वो टूट गया। तो जो बड़े बड़े भाग हो गए और सूर्य का चक्कर लगाने लगे वो ग्रह हो गए, और जो छोटे छोटे टुकड़े बच गए वो कहीं नहीं गए बल्कि इसी बीच में सौरमंडल में ही सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। तो बिल्कुल जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको हम कहते हैं उल्कापिंड कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कभी कभी पृथ्वी के कक्ष में आ जाते हैं या पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं। तो जब पृथ्वी में वायुमंडल होती है उससे घर्षण करते हैं तो ये चमक निकलती है जिसको हम टूटता हुआ तारा का भी नाम दे देते हैं। टूटते हुए तारे, कभी कभी आप लोग उससे वरदान भी मांगते होंगे, हो सकता है आपकी पूरी हो, किसी की नहीं पूरी होती होंगी। उसके बाद जो दोस्तों कभी कभी वो घर्षण से जल नहीं पाते हैं और बिल्कुल पृथ्वी पर आ गिरते हैं, तो धरातल पर क्या कर देते हैं? गड्ढा बना देते हैं दोस्तों, गड्ढा बना देते हैं। और जब गड्ढा बना देते हैं तो किसी झील और किसी क्रेटर का निर्माण होता है। और इस तरह से एक महाराष्ट्र में एक झील का है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सी झील का निर्माण हुआ है, यानी कि उल्कापिंड के गिरने से। तो ये रहा दोस्तों आज का टॉपिक। ये जो सौरमंडल है, सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है, इससे संबंधित जितने भी तथ्य थे हमने सबको समराइज करने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। थैंक यू।